हेलो एवरीवन। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 कॉलेज एजुकेशन हिस्ट्री का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई? ऑप्शन 1 है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन 2 है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन 3 है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन 4 है लॉर्ड लॉरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 लॉर्ड लॉरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महान अकर्मण्यता की नीति क्या होती है। तो महान अकर्मण्यता की नीति का मतलब है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति जो कि अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी। ओके, जो लॉर्ड लॉरेंस है इसका कार्यकाल है 1864 से 1868 ईस्वी, जबकि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल है 1869 से 1872 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल है 1872 से 1876 ईस्वी, जबकि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है 1876 से 1880 ईस्वी। ओके, अब हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो कि प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल है 1876 से 1880 ईस्वी। जो लॉर्ड लिटन है एक साहित्यकार भी थे, यानी कि इसको साहित्य के जगत में इसको ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ओवेन मेरेडिथ। तो ओवेन मेरेडिथ के नाम से किसको जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो लॉर्ड लिटन है इसके समय में सर्वप्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में? रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में सर्वप्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। कब? 1878 ईस्वी में। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि इसी के समय रॉयल टाइटल एक्ट अधिनियम आया था, है ना। रॉयल टाइटल एक्ट आया था, जिसे बोलते हैं राज उपाधि अधिनियम। ओके, तो रॉयल टाइटल एक्ट के तहत, जो कि ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, इसके तहत जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी रॉयल टाइटल एक्ट 1878 ईस्वी के तहत। ओके, इसके अलावा इसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसे बोलते हैं गैंगिंग एक्ट। अथवा मुंह बंद करने वाला अधिनियम, इसी को बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अन्य नाम है। यह आया है 1878 में। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो लाया गया था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी कि इसमें जो प्रतिबंध लगाया जाता था वो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के ऊपर लगाया जाता है, न कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के ऊपर। ओके, इसके अलावा इसके समय में भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में। जो भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत क्या था कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता था और ना ही उनका व्यापार कर सकता था। तो ये है भारतीय शस्त्र अधिनियम। इसके अलावा इन्होंने जो सिविल सेवा परीक्षा थी
सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु पहले थी 21 वर्ष, उसको कम करके कितना कर दिया था 19 वर्ष। तो सिविल सेवा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी 19 वर्ष। ओके, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। प्रथम, अकाल आयोग का गठन रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। उसके अलावा रॉयल टाइटल एक्ट, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया गया था। और सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ओके, दूसरा है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक है 1869 से 1872। ओके, तो इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना है, एक तो है पहली बार जनगणना की गई थी तब 1871 ईस्वी में। तो प्रथम बार जनगणना आरंभ की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके अलावा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1872 ईस्वी की समथिंग मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, अजमेर में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। जो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। ओके, और जो लॉर्ड मेयो है इसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था। तो संथाल विद्रोह, संथाल एक कृषक जनजाति है। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे दामने कोह भी कहा जाता है। दामने कोह अथवा हुल विद्रोह किसे कहा जाता है, संथाल विद्रोह को। ओके, जो संथाल विद्रोह है उसका प्रारंभ हुआ था 30 जून 1855 ईस्वी को। 30 जून 1855 ईस्वी को जो संथाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था, यानी कि इनका एरिया कहाँ था, इनका एरिया था भागलपुर से लेकर राजमहल तक। जो राजमहल है वो पड़ता है वर्तमान में वेस्ट बंगाल में, जबकि भागलपुर वर्तमान में पड़ता है बिहार में, यानी कि बिहार और बंगाल इस विद्रोह का प्रसार था। ओके, जो संथाल विद्रोह है उसका कारण क्या था। तो संथाल विद्रोह का मेन कारण था जो बिहार के स्थानीय जमींदार और महाजनों के द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे वह इसका मूल कारण था। अब हम इसके देखेंगे संथाल विद्रोह के नेता। तो संथाल विद्रोह के नेता 4 मुर्मू भाई थे। 4 मुर्मू भाइयों के नाम, एक है सिद्धू, दूसरा है कानू, तीसरा है चांद और चौथा है भैरव। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। इनके अलावा 2 मुर्मू बहनें भी है जो कि जुड़वा थी। 2 मुर्मू बहनें थी, उनका नाम है फूलो। 2 मुर्मू बहन है, उनका नाम है फूलो और झानो। फूलो और झानो, उसके अलावा सिद्धू, चांद, कानू, भैरव, इन्होंने जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जगन्नाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 4 है ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। कहाँ पर? बम्बई में। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना की है 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में स्थापना की है। ओके। गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी नेता थे। कौन थे? नरमपंथी नेता थे। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन माने जाते हैं? इनके गुरु माने जाते हैं एम.जी. रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे किसके गुरु है? गोपाल कृष्ण गोखले के। जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ है 1905 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 ईस्वी में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारत में लागू हो, इस बारे में सुझाव दिया था। ओके। सरोजिनी नायडू ने गोपाल कृष्ण गोखले को रहस्यवादी दृष्टा कहा था। ओके। अपन इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 है बाल गंगाधर तिलक। तो हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो कि एक गर्मपंथी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं प्रसिद्ध है। एक है मराठा, दूसरी है केसरी। मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में है, जबकि जो केसरी है वो है मराठी भाषा में। ओके। जो बाल गंगाधर तिलक है उन पर 3 बार राजद्रोह का आरोप राजद्रोह का मुकदमा चला था। तो इन पर 3 बार चला था। कब कब? एक है 1897, दूसरी बार चला था 1908 ईस्वी में, और तीसरी बार चला था 1916 ईस्वी में। तो राजद्रोह अधिनियम के तहत पहली बार मुकदमा किसके ऊपर चला है? बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। जो 1897 में राजद्रोह का मुकदमा क्यों चला था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में लेख लिखे थे। तो लेख क्या लिखे थे इन्होंने लेख लिखे थे किसके ऊपर? जो 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग कमिश्नर रैंड और आर्यस्ट, इनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? जो रैंड और आर्यस्ट, जो कि प्लेग कमिश्नर थी, इनकी हत्या कर दी थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से तुलना की गई थी। इस कारण जो तिलक पर राष्ट्रद्रोह का पहला मुकदमा चला था। ओके। जिसमें 18 माह की सजा दी गई थी तिलक को। उसके अलावा राजद्रोह का दूसरा मुकदमा चला है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा, कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा, एक जज थे किंग्सफोर्ड,
जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था, जिसमें किंग्सफोर्ड तो बच गया लेकिन 2 महिलाएं मारी गई थी। इसमें उसके बाद जो केसरी में यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनका समाचार पत्र है केसरी में, उनका समाचार है केसरी में। तो इन्होंने क्या किया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की इसमें प्रशंसा की थी। तो इस प्रशंसा के कारण बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा सुनाई गई। ये है राजद्रोह का द्वितीय मुकदमा। ओके, जो 6 साल की सजा सुनाई गई है, इस 6 साल की सजा के दौरान इन्हें भेजा गया था मांडले जेल। मांडले वर्तमान में कहाँ पड़ता है, म्यांमार। ओके, तो मांडले जेल में इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी, गीता रहस्य। गीता रहस्य लिखी है इन्होंने, मांडले जेल में रहते हुए एक बुक लिखी है, उसका नाम है गीता रहस्य। ओके, इसके अलावा 1916 ईस्वी में इन्होंने स्वराज पर भाषण दिया था। स्वराज पर भाषण देने के कारण इन पर राजद्रोह का तृतीय मुकदमा चला था। राजद्रोह का तृतीय मुकदमा चला है 1916 ईस्वी में। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में हुआ है, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, सूरत फूट के दौरान 1907 में हुई थी, जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे, उन दोनों में समझौता करवाया गया था। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता करवाया गया था। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता करवाया गया था। तो ये जो समझौता हुआ था उसकी मध्यस्थता की थी तिलक प्लस एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल के मध्य जो समझौता हुआ उसकी मध्यस्थता की है, जबकि मुस्लिम लीग और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ उसकी मध्यस्थता की है एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। इसके अलावा वैलेंटाइन्स रोल, जिसने इंडियन अनरेस्ट नामक लेख में इसे भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा है, बाल गंगाधर तिलक को। इसमें इंडियन अनरेस्ट नामक लेख में वैलेंटाइन्स रोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति के जनक वैलेंटाइन्स रोल ने एक संस्था को और किया है और कहा है, उसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा है। ओके, तो भारतीय अशांति का जनक कहने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन चली गई 1918 ईस्वी में। ओके, बाल गंगाधर तिलक का देहांत होता है 1 अगस्त 1920।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भी होता है। किसका? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1 अगस्त 1920। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा प्रबल सहारा छूट गया। बाल गंगाधर तिलक का एक प्रमुख नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यदि हम ऑप्शन नंबर 4 को देखें, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में ज्योतिबा फुले ने एक तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है 1873 ईस्वी में पूना में। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। और उसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। गुलामगिरी पुस्तक के अलावा इन्होंने दीनबंधु, धर्म तृतीय रत्न, सतसार पत्रिका आदि की भी रचनाएं की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की ओर लौटो नारा दिया? ऑप्शन 1 है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 है महादेव गोविंद रानाडे। वेदों की ओर लौटो नारा यानी कि बैक टू वेदास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की है? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में कहाँ पर की है? बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूलशंकर, जबकि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रूथ, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसका अधिकांश लेखन कार्य किया गया है उदयपुर में, यानी कि इसका लेखन कार्य कहाँ किया गया है? उदयपुर में। जबकि इसका प्रकाशन किया गया है वैदिक यंत्रालय अजमेर में। पुस्तक लिखी गई है उदयपुर में, जबकि इसका प्रकाशन करवाया गया है अजमेर में। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई है दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन कहा जाता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो जोधपुर दौरे पर गए थे और वहाँ के तत्कालीन शासक थे
महाराजा जसवंत सिंह देती है। उनकी प्रेमिका नन्ही जान ने दूध में कांच मिलाकर मतलब दूध में कांच को पीसकर मिला दिया था, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। ओके, इसमें एक ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। ओके, और इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि इनका देहांत हुआ था 4 जुलाई 1902 को। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म संसद में, कहाँ पर? शिकागो, न्यूयॉर्क, अमेरिका में विश्व धर्म सभा को संबोधित किया था। विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और वहाँ पर संबोधित किया था। तो संबोधित करने के बाद इसको तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई। इसके अलावा न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने कहा है कि भारत जैसे देशों में धर्म प्रचार हेतु मिशनरीज भेजना मूर्खता है। जो स्वामी विवेकानंद है, उनको सुभाष चंद्र बोस ने भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। भारत का आध्यात्मिक पिता को किसको कहा है? स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि यदि भारत को समझना है तो स्वामी जी को पढ़ो। क्या कथन कहा है? भारत को समझना है तो स्वामी जी को पढ़ो। जो स्वामी विवेकानंद है, उनके साहित्य में प्रमुख ग्रंथ है जैसे कि ज्ञान योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग आदि पुस्तकें लिखी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। इनमें है प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है। कौन सी? प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में है। जबकि उद्बोधन, जो कि बंगाली भाषा में है, आदि पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। क्या? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। इसके अलावा इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक, मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इसे युगदूत की संज्ञा दी है। इन्हें राष्ट्रीयता का पैगंबर भी कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है? 20 अगस्त 1828। कहाँ पर की है? कोलकाता में। जबकि स्वामी
दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की। जो राजा राम मोहन राय है, इसकी पहली रचना मानी जाती है तुहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात उल मुवाहिदीन इसकी रचना की है, फारसी भाषा में लिखी गई है, जो राजा राम मोहन राय की प्रथम रचना है, लेकिन इसकी प्रस्तावना लिखी गई है अरबी भाषा में। तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसको हिंदी में कहा जाता है इक्कीसवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, है ना। इसके अलावा 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की है। आत्मीय सभा की स्थापना की है 1815 ईस्वी में। मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार ये है 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया है। यह है फारसी भाषा में। फारसी भाषा में मीरात उल अखबार। इसके अलावा उन्होंने एक बुक और लिखी है, प्रसिद्ध बुक, कौन सी? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, सॉरी, इसकी पत्रिका है संवाद कौमुदी, जो कि साप्ताहिक रूप से निकाली जाती थी बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी निकाली जाती थी दिसंबर 1821 से। इसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन 1 है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन 2 है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन 4 है लॉर्ड लेटन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जिसका कार्यकाल है 1926 से 1931, जबकि लॉर्ड लेटन का है 1876 से 1880। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 1910 से 1916 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इरविन के समय की और प्रमुख घटना है साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसके अलावा CDM का प्रारंभ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का प्रारंभ भी लॉर्ड इरविन के समय पर ही होता है। और उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। धन्यवाद।